Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome in our fifth lecture today. And as you know that again, I will repeat that we are studying the course code MGT557 and the subject is Strategic Human Resource Management. So, कैसे हैं आप लोग? Hope you are in good spirits. और उम्मीद है यस टुडे आई लाइक दैट आप सब लोगों ने अपने मोबाइल्स को बंद करके रख दिया है। मुझे खैर वैसे नज़र आ रहा है कोई एक आध है जिसके पास मोबाइल है और वो शरारत होती है इंसान में, कभी कभी कोई मसला नहीं, बट आई अगेन रिक्वेस्ट दैट अपने मोबाइल्स जो हैं वो आप विद इन ड्यूरिंग द लेक्चर यूज़ ना करें, बिकॉज इससे आपकी कंसंट्रेशन लूज होगी और आप लेक्चर को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड टुडे वी आर इन लेक्चर नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में हम बेसिकली ओवरव्यू ऑफ लेक्चर 4 जैसे कि हम हर लेक्चर में करते हैं कि पिछले लेक्चर का थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ना है। तो आज हम जो देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, एम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हम डिस्कस करेंगे और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली केस स्टडी को डिस्कस किया था, बैक्स्टर की केस स्टडी थी और उसमें हमने ये देखा था कि वर्क लाइफ बैलेंस और जो डाइवर्सिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कितना रोल प्ले करती है। तो जैसा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस को देखा, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को देखा और हमने डिटेल में देखा कि क्या इश्यूज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स में चल रहे होते हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अगर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें तो हाउ सक्सेसफुल दे कैन बिकम। और इसकी एक प्रैक्टिकल लाइफ हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर में देखी, एक केस स्टडी थी बैक्स्टर की। दिस इज़ अ कंपनी विच बेसिकली डील्स इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, इंटरवेनस आईवी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके एनेस्थीसिया, डायलिसिस और बहुत सारी हॉस्पिटल्स में ये यूज़ होते हैं। और उन्होंने बेसिकली what is in fact the reason of the success is दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉई की ओनरशिप। देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। याद रखिए, दिस इज द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। और वो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट क्या है? एक एम्प्लॉयज जो है, जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की लेते हैं। जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप लें, देखें बर्टन रसल एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है और उसने बेसिकली बहुत सारे उसके एसेज भी हैं और उसने एक एसे लिखा है फटीग और एंजॉयमेंट पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग वो ऐसे है। आप लोगों में, आप बच्चों में जिनको शौक़ है पढ़ने का और लिखने का, वो पढ़ा भी करें और लिखा भी करें। सो जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ है, स्पेशली लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है, तो आई रिकमेंड कि बर्टन रसल की एसेस को ज़रूर पढ़ें। और ये वाला जो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ज़रूर पढ़िएगा। ये है बेसिकली एंजॉयमेंट एंड फटीग। और बर्टन रसल ये कहता है बेसिकली अपने इस ऐसे में एंजॉयमेंट और फटीग में कि कोई काम अगर आप अपनी मर्जी से ना करें तो वो क्या हो जाएगा? फटीग। और कोई काम जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा? एंजॉयमेंट। तो जैसे मैं ये देख रहा हूं कि आज मुझे कुछ लग रहा है कि आज आप तमाम बच्चे अपनी मर्जी से आप बैठे हुए हैं और मुझे आज पूरी उम्मीद है कि आप आज के लेक्चर को एंजॉय भी करेंगे। आज का लेक्चर जो थोड़ा सा एकेडमिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूं ताकि आपका एक वो अटेंशन लेवल भी रहे और आप उसको एंजॉय भी करें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि केस स्टडी करें, और अगर टाइम नहीं होगा तो फिर हम उससे अगले लेक्चर में, अगले 3-4 लेक्चर्स में फिर हम इकट्ठी
3-4 केस स्टडीज को बेसिकली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जेल इन हो जाए और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। तो अभी हम जो मैं एंजॉयमेंट और फटीग की बात कर रहा था वो यही था कि कोई भी काम आप जो अपनी मर्जी से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल काम हो वो एंजॉयमेंट हो जाता है। और अगर आप कोई काम जिसका आपका दिल ही नहीं है करने को, देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क या दैट स्पेसिफिक वर्क, तो वो आप चाहे वो कितना ही आसान क्यों ना हो, द मोस्ट ईजीएस्ट वर्क इट विल बिकम फटीग फॉर यू, और वो काम खत्म ही नहीं होगा, वो काम आपसे सही कभी होगा ही नहीं, वो काम होगा ही नहीं आपसे। सो ये ऐसे आप जरूर पढ़िएगा। देयर इज अ वेरी thin difference between enjoyment and fatigue, and that thin difference is that anything which you want to do with your own sweet will becomes the enjoyment, and anything which you don't want to do becomes a fatigue. तो अब हम जो केस स्टडी की हम बात कर रहे थे वो यही थे कि जब आप कमिंग बैक इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में लेके आते हैं और एम्प्लॉय के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अगर इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो कोई भी चीज जब आप अपनी मर्जी से करते हैं, और मर्जी से आप कैसे करते हैं, देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब काम आप अपनी मर्जी से करते हैं तो अपनी मर्जी से कैसे करते हैं, या आपको इंटरेस्ट हो उस काम में, आप बहुत ही आप यू लव दैट वर्क, या दूसरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि नहीं यार आपके अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि नहीं यू हैव टू बेसिकली डू दैट थिंग, तो वो भी आप अपनी इंटरेस्ट से करते हैं। सो एम्प्लॉयज जो हैं वो बेसिकली जो हम अभी बात कर रहे हैं केस स्टडीज की, बैक्स्टर की, कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना होता है तो वो सक्सेसफुल कैसे होते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगी, in the right direction contribute करेगी, and the direction which is being set by the organization, the top management, और effective contribution होगी, तो organizations basically thrive, organization successful होंगी, और organization अगर successful होगी तो ultimately उसके employees को उसका benefit मिलेगा। तो ये तो एक simple साइकिल है ह्यूमन रिसोर्स का। इसमें जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है वो द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इज दैट, अब इस केस स्टडी के पर्सपेक्टिव में ही हम बात कर रहे हैं जो लास्ट हमने डिस्कस की थी बैक्स्टर की, कि एम्प्लॉयज जो हैं वो प्राइड ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। और प्राइड क्यों ले रहे हैं, व्हाई दे आर टेकिंग प्राइड इन वर्किंग, why people are taking pride in working in Baxter? Because they know that company is manufacturing the products which are ultimately used in the saving of lives of the patients. ये एक बड़ा important factor है। जब आपको ये एहसास हो, आप बहुत सारे बच्चों की फैमिलीज में डॉक्टर्स भी होंगे, बहुत सारे बच्चों की फैमिलीज में पुलिस में भी होंगे, डिफेंस फोर्सेस में भी होंगे। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करें, जब आपसे पूछें कि जब वो किसी एक शख्स की, कुछ लोगों की जब वो जिंदगी बचाते हैं, जब वो तो उनकी वो जो फीलिंग और सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल ही डिफरेंट होता है। बिलीव यू मी, अगर आप एक डॉक्टर से ये पूछें कि आज आपने जो हॉस्पिटल में किसी की जान आपने बचाई है, और अगर वो डॉक्टर ने कंट्रीब्यूट किया होगा उसकी एक इंसान की जान बचाने में, तो उसकी खुशी का आलम ही डिफरेंट होगा। और जिस दिन जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और जिस दिन डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट इन सेविंग लाइव्स ऑफ द पीपल, लेकिन अगर वो लोगों की डेथ भी हो जाती है प्रोसेस में, तो आप बिलीव करें उस दिन उस डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी। वो यू कैन टेल फ्रॉम द फेस ऑफ द पर्सन कि आज अगर वो डॉक्टर है तो आज इसने ह्यूमन लाइफ की को सेव करने में कंट्रीब्यूट किया है, या आज अल्लाह ताला ने उसको
वो मौका फराहम नहीं किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में, कमिंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ये बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली पीपल नो दैट दिस कंपनी वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर द प्रोडक्ट्स आर दे आर मेकिंग, बेसिकली कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द सेविंग ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, एंड दिस गिव्स अ पर्सन अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। बहुत सेटिस्फैक्शन होती है, बहुत ही सेटिस्फैक्शन होती है और अंदर से खुशी आती है। तो एक एलिमेंट तो इस केस स्टडी में बैक्स्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो ओनरशिप है, उसके डेवलप होने में एक एलिमेंट, one element is basically that people take pride in working in the Baxter because it contributes towards the good cause, and what is that good cause is saving the life of the people. Now second is basically a little selfish, कि उनका अपना इंटरेस्ट, और उनका अपना इंटरेस्ट क्या है कि Baxter basically looks after their personal issues, और वो उन्होंने एक सिस्टम, एक कल्चर और एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है टू बेसिकली मैनेज द वर्क लाइफ बैलेंस बिटवीन देयर लाइफ्स। और जब वो काम करते हैं तो उनको घर की परेशानियां नहीं होती, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो दे नो दैट कंपनी हैज़ टू सम एक्सटेंट रिजॉल्व दैट। उनके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, उनके कंप्रेस्ड वीक्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी टेक्स केयर, और वो बेसिकली दे आर सेटिस्फाइड। और उस सेटिस्फैक्शन, नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट दिस सेटिस्फैक्शन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड विद इन द इंडिविजुअल। और जब ये पीस ऑफ माइंड बेसिकली होता है तो वो इंडिविजुअल देन इट परफॉर्म्स, फिर वो फोकस करता है अपने काम पे, फिर वो फोकस करता है अपने कंट्रीब्यूशन पे, और फिर उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देन रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके व्हाट बेसिकली वी हैव गॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, एंड नाउ व्हाट इज आवर टाइम टू पे बैक, एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ वी नीड टू पे बैक। और ये एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली बात है, और शायद आपको ये किसी किताब में ना मिले। जो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग कैन डू अ स्मॉल एक्ट विच कैन बेसिकली गिव enormous बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एम्प्लॉय जो है वो छोटा सा काम ऐसा कर देगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अब वो जो छोटा सा काम है वो आपको रूटीन में, आपको काम बेसिकली फॉर द सेक ऑफ काम जो है उससे वो बेनिफिट नहीं मिलता। ये वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं, कि वो काम जो है वो पार्ट ऑफ प्रोसीजर नहीं होगा, वो काम ऐसा नहीं होगा कि जो उसने अगर वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, अगर नहीं करेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो कर देगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन इन द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, ये कब आती है? जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है, जब एम्प्लॉय जो है वो ओनरशिप लेता है ऑर्गेनाइजेशन की, जब एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली उसकी एक लॉयल्टी होती है। When employees take basically pride in working in the organization, they are loyal towards the organization, they trust the organization, they believe in the organization, then they basically add value in their work. And this value addition is basically the strategic benefit for the organization, which basically gives manifold benefit, profitability, success to the organization. तो ये बड़ी important चीज़ है। ये one need to understand this, that these are the strategic, basically human resource elements which organizations need to understand, that how employees are motivated to add value in the overall profitability of the organization. So Baxter में जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया, वर्क लाइफ बैलेंस का, डाइवर्सिटी को मैनेज किया,
और उसको एक रिच कल्चर बनाया, और इसी से ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लरिश किया। 45,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, टॉप नॉच एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया, और उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ, और 200 से ज़्यादा उनकी फैसिलिटीज़ हैं वर्ल्ड ओवर जो अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, स्टॉक प्राइस, everything has increased. So this was basically the concept which we have discussed in our last lecture, और इसमें सबसे ज़्यादा जो important understand करने वाली बात है वो ये है कि this strategic delivery, the value addition only comes when the employees of the organization take pride, take confidence, believe in the organization. It's very important. So let's move to our next basically ये भी आपको लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में ये आपको गाइडलाइंस भिजवा दी गई थी, ये आपके पास मौजूद होंगी, और मैंने ये आपको कहा था कि अब केस स्टडी और ये भी आपने पढ़नी है, और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इसको पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा है उसमें से कुछ को समझ नहीं आया। Am I right? Yes. तो अब मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या बेसिकली दीज इश्यूज क्या हैं। बेसिकली ये आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स को एनहांस करने के लिए गाइडलाइंस हैं, और ये गाइडलाइंस हैं एक्टिंग एथिकली। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रो करती हैं जब उनका एक एथिकल स्टैंड होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखती है, एक एक ब्रांड बनता है, एक बेसिकली एंटिटी बनती है जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात जहाँ पे होती है, तो उसके अंदर जो उसका एथिकल फ्रेमवर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली आप अगर देख लें कि इंसान के अंदर एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म जो है वो बेसिकली ऑल वर्ल्डली नीड्स उसको उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन जो रूह है उसको मुख्तलिफ बेसिकली ग़िज़ा चाहिए होती है। वो बेसिकली अच्छाई में उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो होती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जो बेसिकली एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट, एक गुडविल जो बनती है वो उसकी एथिकल नॉर्म्स पे, एथिकल स्टैंडिंग जो होती है उस पे अगर वो पूरा उतरती है, उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, वो कल्चर एंड नॉर्म्स की वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रो करती हैं और उसकी एक बड़ी रिस्पेक्ट होती है। रेपुटेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी स्ट्रांग होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो मौजूद हों। तो अब हम बेसिकली दीज आर दी एथिकल गाइडलाइंस फॉर दी इंडिविजुअल्स। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और फिर देन वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। सो आई विल स्टार्ट अबाउट द स्किल। Making ethical choices can be difficult for human resource managers. Yes, this is very important. Ethical choices जो हैं human resource manager के लिए वो इतनी आसान नहीं होती. These are a bit difficult. Obeying the law is mandatory, but acting ethically goes beyond mere compliance with the law. It means acting responsibly in those gray areas where right and wrong are not defined. What can you do to enhance your abilities in acting ethically? We offer some guidelines. तो ये guidelines आपको दी गई हैं। अब ये चीज़ you need to understand one thing which is very important, that taking ethical decisions by the human resource managers is not that easy. These are difficult. Obeying the law is mandatory. Law को तो आपको obey करना है, it's mandatory. But acting ethically basically goes beyond the law.
आपकी जो एथिकल कंप्लायंस है वो बेसिकली लॉ से भी आगे वो जाती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज जहां पे चीजें डिफाइन नहीं होती। वहां पे फिर आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने सुना होगा कि जी वो देखें ये बड़ी लॉजिकल बात है, ये बड़ी असूल की बात है, ये काम को वहां पे वो लॉ डिफाइन नहीं करता ये काम ऐसे होना है या नहीं होना, ये ऐसे है या नहीं है। लेकिन वहां पे आप फिर देखते हैं कि व्हाट आर दी एथिकल नॉर्म्स, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को ये बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ी थिन लाइन है। देन इन दोज एरियाज दे हैव टू बेसिकली अप्लाई द एथिकल पैरामीटर्स, और उसकी गाइडलाइंस जो हैं, आपकी जो एथिकल स्किल्स हैं उसको एनहांस करने के लिए ये फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ रीड आउट करूंगा, और फिर हम आपस में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द basically guidelines which are basically here for you to enhance your ethical skills. The first is know your organization's policy on ethics. Very important. हर organization की policies different होती हैं, उनकी ethical practice different होती हैं generally. So आपको you should know your organization's policy on ethics, कि आपकी organization की policy क्या है एथिक्स के ऊपर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो. वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जनरल एम्प्लॉई हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या आप उसमें काम कर रहे हैं तो यू शुड नो दैट व्हाट इज द अप्रोच ऑफ योर कंपनी टुवर्ड्स द एथिक्स. तो ये आपको जानना चाहिए. कंपनी पॉलिसीज ऑन एथिक्स, इफ दे एग्जिस्ट, डिस्क्राइब व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन perceives as ethical behavior and what it expects you to do. This policy would help you clarify what is permissible and what discretion you will have. This becomes your code of ethics to follow. तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले when you go into the organization you should basically try to find out what is your organization's ethical policy or the approach of your organization towards ethics. This is very important. And then you basically try to find out the company's policy on ethics. What is your company's policy on ethics? Does it exist? है भी कि नहीं है? Or basically if this also enables you to know that ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिकल परसेप्शन है टुवर्ड्स डिफरेंट बिहेवियर्स वो क्या है. आप देखते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़ी कंजर्वेटिव हैं इवन इन पाकिस्तान, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़ी लिबरल हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर लेट्स से आप टेलीविजन चैनल्स की मैं आपको एक बात बताऊं, ऑन स्क्रीन हम बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जनरली हमारे टेलीविजन चैनल्स पे, इवन जो न्यूज़ चैनल्स की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में अगर आप देखें तो आपको जो आपके न्यूज़ एंकर्स हैं, ख़वातीन हैं, दे आर फुल्ली विद मेकअप और दुपट्टा उन्होंने लिया हुआ है और दैट्स इट एंड नॉर्मल है, जो कि थोड़ा बहुत गिव्स अ पिक्चर विच इज़ समवेयर लिबरल और मिडल इन द लाइन, आपको एक पिक्चर दे रहे हैं. वेयर एज एक टेलीविजन स्टेशन है बाय द नेम ऑफ सच टीवी, अगर आप उसको देखें तो उसके जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो ख़वातीन हैं या जो मॉर्निंग शो वो जो करते हैं, तो वो बाकायदा पूरा उन्होंने वो अबाया लिया हुआ है एंड दे कवर्ड. सो बेसिकली दिस रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एंडोर्स इज इवन ऑन टेलीविजन. और ये ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के कल्चर हैं. कुछ कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे उनके एथिक्स एंड नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, कुछ लिबरल होती हैं. इवन ड्रेस कोड से आप यू कैन मेक आउट कि जो ख़वातीन हैं जिस ऑर्गेनाइजेशंस में वो काम कर रही हैं उनका ड्रेस कोड क्या है, वो आपको पता चल जाएगा कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर लिबरल और दीज आर द कंजर्वेटिव. तो ये आपको एक एथिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें आपको मिलेंगी. सो यू नीड टू नो what is the policy of your organization which you are working in, or you basically अगर आप नए गए हैं तो आपको try to find out that what is the approach of the organization towards the basically ethics और उनके वो norms क्या हैं.
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे इफ़ यू हैव द पॉलिसी यू अंडरस्टैंड, और इससे आपको बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि आपको यू विल गेट द आइडिया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, what is basically permissible and what discretions you have, क्या हो सकता है और आपकी डिस्क्रिशन पे क्या है, आप क्या कर सकते हैं। और ये फिर आपके लिए एक बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स बन जाएगा जो कि आपने फॉलो करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट। और अगर किसी कंपनी की एथिकल दे डोंट हैव द पॉलिसी टुवर्ड्स एथिक्स, देन यू मेक आउट। तो इट इज जॉब ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जनरल एक स्टेटमेंट है कि दिस इज आवर स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स एंड व्हाट वी बिलीव इन, तो उस स्टेटमेंट से लेके, बिकॉज दैट स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द चेयरमैन, फ्रॉम द सीईओ, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और फिर उससे आप फिर एक पूरी एथिकल पॉलिसी ऑन एथिक्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि फिर आप अगेन यू गो बैक टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, और फिर आप उनसे बेसिकली क्लियरेंस लें, आप अपने बाकी डिपार्टमेंट्स में उसको शेयर करें, उनसे इनपुट लें और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दें अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल पॉलिसी नहीं है। अगर है तो दैट विल बिकम बाइबल फॉर यू टू फॉलो इट। और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी जो है वो इट्स नॉट देयर फॉर एवर, वो चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। तो इट्स जॉब ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स कि जो एथिकल पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम, साल में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, दे ऑल एवरी डिपार्टमेंट शुड बेसिकली सिट इन डिस्कस, अगर उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो उसमें करें। तो पॉलिसीज़ जो हैं और उनको ऑलमोस्ट दे शुड बी डिस्कस्ड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, अमंग द पीयर्स, टॉप मैनेजमेंट, और उसको साल में एक आध दफ़ा रिव्यू करना ज़रूरी है, बिकॉज द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी, द चेंजिंग एथिक्स, द चेंजिंग नॉर्म्स, चेंजिंग कस्टम्स, उनको इंटीग्रेट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, द टाइम टू टाइम डिस्कस दिस पॉलिसीज़ और उसको फाइन ट्यून करते रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक तो पॉलिसी हो, आपको एथिकल पॉलिसी हो ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप समझ लें, उसको आप उसको फॉलो करें, अगर नहीं है तो उसको आप बना लें, और अगर बनी हुई है तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करें ताकि आपको उसको उसमें इंप्रूवमेंट्स आती रहें। तो दिस इज द वन। सेकंड इज अंडरस्टैंड द एथिक्स पॉलिसी। जस्ट हैविंग अ पॉलिसी इन योर हैंड डज नॉट गारंटी दैट इट विल अचीव व्हाट इट इज इंटेंडेड टू। You need to fully understand it. Behaving ethically is rarely a cut and dried process, but the policy can act as a guide by which you will act in the organization. Even if no policy exists, you can take several steps before you deal with the difficult situation. ये बड़ा important element you need to understand is कि सबसे पहले तो आपको एथिक्स की पॉलिसी अंडरस्टैंड करनी है। आप यू शुड अंडरस्टैंड द एथिक्स विच बेसिकली आर बिलीव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आपका जो एथिक्स स्टेटमेंट क्या है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव या आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, व्हाट दे बिलीव इन टू। सो वो जो एथिकल बिलीफ है उनका, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास एक पॉलिसी बनी हुई और आपके हाथ में आ जाती है तो इट डजंट मीन कि जो आप बेसिकली वो अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट हैविंग द पॉलिसी इन योर हैंड डज नॉट गारंटी दैट इट विल अचीव व्हाट इट इज इंटेंड टू। आपके पास पॉलिसी है और इसकी ये गारंटी नहीं है कि जो वो अचीव करना चाहती है वो अचीव हो जाएगी, बिकॉज until and unless you implement it, you basically make improvement in it, वो उस वक्त तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ें वो जेन्युइन नहीं होंगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी ना हो तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू कैन टेक सेवरल स्टेप बिफोर टेकिंग और डीलिंग बेसिकली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कोई अगर पॉलिसी नहीं है तो आपको बेसिकली बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स के बारे में सोचना पड़ता है या सोचना चाहिए, या आप सोचें उसके बारे में
इससे पहले कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन डील करें। और वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो डिफ़िकल्ट वो जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चीज़ों को कैसे हैंडल करना। सो द थर्ड पार्ट इज़ थिंक बिफोर यू एक्ट। सो इफ़ यू डोंट हैव द पॉलिसी, ओके, कोई भी एक्ट अगर आपने करना है उसके पहले आप सोचें, थिंक बिफोर यू एक्ट। और ये जनरली भी हम बिलीव करते हैं कि यू नीड टू थिंक बिफोर यू एक्ट। सो अब what you need to think before act, that is very important, और वो अब I'll explain it. Why am I going to do what I am going to do? ठीक है, why I am going to do what I am about to do, what lead up to the problem, what is my true intention in taking this action. So ये छोटे छोटे जो सवाल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं, आप सोचें। जो भी आपने एक्शन करना है सिचुएशन को डील करने के लिए, ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे। आप अपने आप से पूछेंगे, अब ये नहीं कि आप सवालों की लिस्ट बनाएं और एक सिचुएशन आई हुई है और आप कहें जी ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। भाई ऐसे नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछेंगे, ताकि ये आप जब तक आप खुद जस्टिफाई नहीं करेंगे आपको अपने आप को, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको खुद से आपने करने हैं और खुद ही आपने उसके जवाब भी अपने आप को देने हैं। वाई एम आई गोइंग टू डू वट, कि आप ये कैसे काम क्यों, ये जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं आप क्यों लेने जा रहे हैं, वट आई एम अबाउट टू डू, जो भी आप करने जा रहे हैं, वट लीड अप टू दिस प्रॉब्लम, और ये जो भी इशू खड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम जो है, ये जो आपका एक्शन है वो किस वजह से इस आप जगह पे पहुंच गए। Then what is my intention, my true intention in taking this thing? और फिर आप अपने आप को ये सवाल करना है कि आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है, कि आप जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं, उसकी ट्रू इंटेंशन जो है वो क्या है। एंड इज माई रीजन वैलिड, और फिर आपने ये देखना है कि जो भी आप अपने आप को रीजन दिया है कि वो आपके ख्याल से वो वैलिड है कि नहीं है, और अल्टीरियर मोटिव्स बिहाइंड इट, कि आप जेन्युइनली आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं ये सही है, या आपका बायस है, या इसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं इसके पीछे जो आप ये एक्शन लेने जा रहे हैं, किसी की और की वजह से लेने जा रहे हैं। तो ये ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सच एज डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी, विल माई एक्शन इंजर समवन। अच्छा, इसमें आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सोचना है कि जो आपका जो एक्शन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी उसकी का लेवल क्या है, क्या वो आप ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी की वजह से ले रहे हैं या आप किसी अपने इंटरेस्ट की वजह से ले रहे हैं। फिर आपका जो एक्शन होगा वो उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। फिर वुड आई डिस्क्लोज टू माई बॉस और माई फैमिली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और फिर क्या वो जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं वो क्या अपने बॉस को या अपने घर वालों को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर इट इज़ योर बिहेवियर एंड योर एक्शंस, बिकॉज इस चीज़ को आपने गौर में रखना है कि ये आपका बिहेवियर है और आपके एक्शंस हैं। तो यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि क्या जो भी आप करने जा रहे हैं वो आपके ख्याल से सही है गलत है, क्या जो भी आप करने जा रहे हैं आप लोगों को बता भी सकते हैं कि आपने किया है कि नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी की वजह से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका अपना इंटरेस्ट तो उसमें कुछ शामिल नहीं है किसी और, या किसी और का इंटरेस्ट तो उसमें शामिल नहीं है। तो ये छोटे छोटे सवाल जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं जो आपको उस एक्शन लेने से पहले सोचने चाहिए। और उसके बाद मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट विल जेपरडाइज योर रोल एज अ मैनेजर, योर ऑर्गेनाइजेशन और योर रेपुटेशन। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं, वो आपने जहन में रखना है कि वो आपका एक्शन जो है वो आपके आपका जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में उसको बेसिकली अफेक्ट ना करें, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना करें और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को अफेक्ट ना करें। बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू बेसिकली एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव और द एम्बेसडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आप एक्शन करेंगे उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। तो क्या आप वो एक्शन जो भी आप करेंगे आपने सोचना है कि उसका रिफ्लेक्ट आपकी ज़ात पे, आपकी जॉब पे क्या होगा।
फिर वो जो एक्शन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली वो जो भी एक्शन है उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी रेपुटेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें आपको जहन में रखनी है और उसके बाद वो एक्शन लेना है आपने। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड दैट these small questions are very important whenever you do anything. You think before you act. लेकिन one thing which is very important and you need to understand is कि यहाँ पे तो हमने बड़े डिटेल में बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए, और अगर आप ये सवालों के जवाब लेने जाएं तो फिर तो आप जिंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकते। फिर आप ये नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। ये जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ये जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो आप बेसिकली स्पीड ऑफ द लाइट ये आपको आपके जहन में आ रहे होते हैं और आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और ये आपकी ट्रेनिंग होती है जो आपने करना है। तो ये फॉर एग्जांपल जो एक्शन रिक्वायर्ड है, लेट्स से 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, ये आपको अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करना है। बहुत सारे ऐसे एक्शन, अब आप एयरफोर्स में पायलट हैं, जहाज उड़ा रहे हैं आप, ये PIA में आप जहाज उड़ा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है, तो अब आप सारे सवाल आप लेके बैठ जाएं और आप ये कहेंगे जी अच्छा मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये करूंगा तो इसका ये इफेक्ट होगा। सो बॉटम लाइन इज यू विल एंड अप इन डिजास्टर। सो आपकी बेसिकली ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, आप बेसिकली दीज एक्शंस आर, अब जरूर सोचें कि आपने जो भी काम करना है उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका असर क्या हो सकता है, बट ये बड़े क्विकली होते हैं। और डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स में या इवन जो मैनेजमेंट में या जो बिजनेस में जो डिसीजन नहीं ले सकता, ही इज द मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है। सो द गुड मैनेजर्स आर दैट दे टेक द राइट डिसीजन। सो बट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवन दोज हु टेक रॉन्ग डिसीजन, दे आर नॉट बैड मैनेजर्स। Bad managers are those managers, those who don't take the decision. They are the worst managers. So you have to take decision. अब आपने मोस्ट जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल आपके ख्याल में जो सोल्यूशन है उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना होता है। और ये चीज़ें जो हैं ये आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आपके जहन में जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो 2, 4, 3 सवाल जो आपके जहन में आते हैं, यू टेक दीज इनटू कंसिडरेशन एंड डिसाइड। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और बॉटम लाइन आपको ये देखनी है, और आप जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो आप बगैर बहुत सारे डिसीजन जो बगैर सोचे समझे लेते हैं, उसके रिपरकशंस आपको बाद में भुगतने पड़ते हैं। और बहुत सारे डिसीजन ये होते हैं कि आप 2 मिनट वो काम करने से पहले 2 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकेंड्स रुक जाएं और सोच लें कि जो आप करने जा रहे हैं उसका असर क्या हो सकता है। तो आप शायद अपना डिसीजन ना वो काम ना करें उस वक्त जो आप उस वक्त करने जा रहे हैं, या आप उसको चेंज कर लें या रिवाइज कर लें या उससे कोई और डिसीजन ले लें कि आपने ये नहीं ये काम करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ अ मैनेजर इफ ही वांट्स टू बिकम or she wants to become successful. Decision making and the right decision making, and then taking any decision, at least give a thought. कहते हैं ना, आप सेकंड थॉट दे दें, सोच लें दोबारा उसको जो आप डिसीजन ले जा रहे हैं, उससे आपका बड़ा फायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी अल्टीमेटली उससे फायदा होता है। So coming back to our guidelines, then the point number 4, ask yourself what if questions when you think about why you are going to do something. The following questions may help you to shape your actions. अब जैसे मैंने बात की कि जो भी आप करने जा रहे हैं कि आप थोड़े से आप what if क्वेश्चन कर लें, अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, what if. सो मतलब ये आप थोड़ा सा देख लें ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको उसकी रिफाइनमेंट आ जाएगी और आप बेहतर डिसीजन आप उससे ले सकते हैं। सो बेसिकली द एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई मेक अ रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन तो आपको करना है, लेकिन अगर आप ये देख लें कि अगर आप ये सोच लें कि अगर मैं गलत डिसीजन लेता हूँ तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू मी, आपको क्या होगा उससे, आप टू माई जॉब, आपकी जॉब को क्या होगा। व्हाट इफ माई एक्शंस वर डिस्क्राइब्ड in detail on the local TV news or in the newspaper,
और ये भी हो सकता है कि आपके एक्शंस को, आप इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, किसी पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं जो कि एथिकल नॉर्म्स के पैरामीटर्स में नहीं आता, तो वो टेलीविज़न की और अखबार की खबर भी बन सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे गवर्नमेंट ऑफिशल्स की अगर कोई ऐसा अनएथिकल काम करते हैं, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अगर वो कोई अनएथिकल काम करते हैं तो अखबार वाले, टेलीविज़न वाले वो खबर भी चला देते हैं उसकी। तो ये चीज़ें आपको गौर से आपको समझनी है कि कोई काम आप ऐसा ना करें, या जो करने से पहले सोच लें कि अगर ये काम आप करने जा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पे क्या पड़ेगा, आपकी जॉब पे क्या पड़ेगा, और अगर इफ़ टेलीविज़न और न्यूज़पेपर पिक्स अप द स्टोरी on your action, to what effect this will have it on you, your life, your family, your professional work, your friends and your organization। तो ये बड़ा important है what if questions करना, उससे आप बहुत सारी गलत डिसीजन से और गलत कामों से बच जाते हैं। Then what if I caught doing something unethical, जैसे मैंने आपको कहा गया वो काम ही नहीं करेंगे अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं पकड़ा गया या पकड़ी गई ये काम करते हुए तो उसका असर क्या होगा। एम आई प्रिपेयर टू डील विद दी कॉन्सिक्वेंसेज, और फिर आफ्टर ऑल इसका जवाब तो आपने ही देना है, और फिर आपने ये देखना है कि आर यू प्रिपेयर टू डील विद दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वट एवर यू हैव डन और नॉट। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड, जिसको हम कहते हैं सेकंड थॉट, कोई भी आप काम करने लगे तो अक्सर आपको कहा जाता है कि गिव इट अ सेकंड थॉट, सोच लो। इसका मतलब है थोड़ा सोच लो। उसमें सोचने में फिर आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंसिडरेशंस आ जाती हैं, तो आप उसमें टाइम आपने थोड़ा लेना है। टाइम आपने ये नहीं लेना कि आपने 10 दिन ले लिए, 20 दिन ले लिए, नो, यू हैव टू टेक टाइम। और ये बेसिकली जितना आप ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको जॉब का एक्सपीरियंस होगा, तो ये डिसीजन मेकिंग इसी तरह स्ट्रांग होती चली जाएगी। और आपके रिएक्शंस, बिकॉज आपको ज़िंदगी का तजुर्बा ज़्यादा होगा, तो आपके एक्शंस से जो आपके रिएक्शंस हैं वो आपके ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उससे कंट्रोल होते हैं। उसका आपको पता होता है कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन फिफ्थ इज सीक ओपिनियन फ्रॉम अदर्स। कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें आपको यू आर कंफ्यूज्ड, यू कांट टेक डिसीजन, तो आप फिर अपने लोगों से ओपिनियन भी ले सकते हैं। बट रिमेंबर, किसी एक से ओपिनियन मत लीजिएगा। अगर आपने लेना है तो 3, 4, 5 लोगों से ओपिनियन लें, और फिर आप ये देखें कि जो ओपिनियन देने वाला है उसकी हिस्ट्री ऑफ ओपिनियन गिविंग क्या है। वो लोगों को सही मशवरा देता है, ये देती है, गलत मशवरा देता है, ये देती है। तो लोगों की बातों में नहीं आना, करना आपने वही है जो आप समझते हैं आपके लिए बेहतर है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। लेकिन आप लोगों से मशवरा जरूर करें, डिफरेंट लोगों की राय लें, हर बंदे के डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, लेकिन जो मशवरा देने वाला है उसकी इंटेग्रिटी को भी चेक कर लें। प्लीज डू रिमेंबर, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड भी कर देते हैं। सो प्लीज डोंट गेट, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, द रूल नंबर 1 इज डोंट गेट मिसलेड। Rule number 1 is, if you are confused about taking any decision, it's very likely that you basically get misled. आपको लोग मिसलीड कर देंगे, उनके लोगों के अपने अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देंगे। डोंट डू दैट। आप 3, 4, 5, 6 लोगों से मशवरा करें, आप उनसे ओपिनियन लें, और फिर आप ये भी देखिए कि जिससे आप मशवरा ले रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने आपको पहले भी ज़िंदगी में कुछ सही मशवरा दिया है कि नहीं दिया, उसका कोई उस जो मशवरा दे रहा है उससे उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है। अगेन, दिस इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दिस इज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज द स्ट्रेटेजिक बेसिकली डिसीजन मेकिंग, दिस इज द स्ट्रेटेजी। अंडरस्टैंड, ये है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, कि आप कंफ्यूज हैं, आप वल्नरेबल हैं, और आप वेरी लाइकली टू गेट मिसलेड। तो आप फिर उन लोगों से मशवरा लें
कि मुख्तलिफ लोगों से मशवरा लें, फिर लेकिन उनकी इंटेग्रिटी चेक करें, उनको वो उनका जो उन्होंने ज़िंदगी में जो आपके मशवरे दिए हैं वो सही दिए हैं नहीं दिए हैं, उनका लेवल चेक करें, उनकी बात सुने, तो फिर आप एक कंसेंसस डेवलप करें कि इस सिचुएशन में जो मोस्ट लाइकली 3 4 5 सोल्यूशंस हैं उसमें से बेस्ट कौन सा है, और वो फिर आप डिसीजन ले लें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने ये देखा कि इस गाइडलाइंस में भी हमें बताया गया है कि सीक ओपिनियंस फ्रॉम अदर्स, इफ़ यू मस्ट do something major about which you are uncertain, ask for advice from other managers. Maybe they have been in similar situation and can give you the benefit of their experience, or maybe they can just listen and act as a sounding board for you. So आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुख्तलिफ लोगों से मशवरा लें, आप उनकी एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाएं, बट इंटेग्रिटी चेक करें। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी बात सुन लेते हैं और आपको कोई मशवरा भी नहीं देते। सो दिस इज लाइफ, दिस हैपेंस एंड दिस इज अ फैक्ट। So second, and then the last basically part of the last element of this guideline is do what you truly believe is right. जैसे मैंने आपको कहा कि डिसीजन आपने खुद लेना है, डिसीजन आपने ही करना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके एक्शन के, कोई और एक्शन नहीं होगा। सो इफ यू डू एनीथिंग और आप ब्लेम ये करें कि जी मुझे तो इसने मशवरा दिया था और मैंने ये कर लिया, nobody will buy this. This is not professional. So professionally what you need to do is that you basically believe in yourself. जैसे मैंने आपको कहा कि आप strategically analyze करें सिचुएशन को, strategically उसको basically जितने भी आपके पास opinions आए हैं उनको आप देखें, और फिर आप वो डिसीजन लें जो आप समझते हैं कि वो सही है। This is very important. You have a conscious and you are responsible for your behavior. जैसे मैंने आपको कहा कि आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं और आपको पता है कि आप अपने बिहेवियर के आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। Whatever you do, if you truly believe it was the right action to take, then what others say or what the Monday morning quarterbacks says, it's immaterial. So एक चीज़ याद रखिए, हम बहुत सारे डिसीजंस ज़िंदगी में इसलिए नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने ये बातें करनी है। तो लोग तो बातें करते हैं, लोग तो कहते हैं, लोग चुप नहीं रहते हैं। लेकिन वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपने डिसीजन लेना है और आपने वो डिसीजन लेना है जो आप समझते हैं बेस्ट है। दूसरा, आपका अपना एक कॉन्शियस है और आप ये देखते हैं कि वो जो काम आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यू नो, हर इंसान को पता होता है। और फिर बेसिकली आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो आप उस एक्शन में आप बिलीव करते हैं कि आप सही एक्शन ले रहे हैं, तो फिर ये मैटर नहीं रहता कि लोग क्या कहते हैं, ये इमैटेरियल चीज हो जाती। सो एक तो बी ट्रू टू योर ओन इंटरनल एथिकल स्टैंडर्ड्स और आस्क योरसेल्फ कैन आई लिव विद व्हाट आई हैव डन। और एक चीज याद रखिए कि हर इंसान के अंदर, उसके अंदर भी अपना एक एथिकल मीटर होता है, उसको पता है वो क्या सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसने किसी की ज्यादती की है। जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर अगर किसी की ज़िंदगी बचाता है तो उस दिन उसकी ज़िंदगी, उसके रिएक्शन ही डिफरेंट होंगे, और जिस दिन अगर किसी की डेथ हो जाती है और उनके एफर्ट्स करने के बावजूद, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। सो हर इंसान के अंदर भी एक एथिकल मीटर होता है, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, बाज़ औक़ात वो रियलाइज़ नहीं करते। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप एक्शन करें, आप खुद आप बिलीव करें कि वो एक्शन जो है वो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अगर आपने कोई एक्शन किया है तो आपने देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस भी करना है, और देन ये आप अपने आप से बेसिकली आपने पूछना है कि जो भी आप करने जा रहे हैं, कैन आई लिव विद इट व्हाट आई हैव डन, क्या आप उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई ये एथिकल गाइडलाइंस जो हैं, एक्टिंग एथिकली, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जिंदगी में आप ये 6-7 असूल, चाहे आप
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये 6 असूल आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें, इनको समझ लें, तो बिलीव मी आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आप बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं, एंड देन यू कैन बेसिकली डू वंडर्स। सो यू नीड टू स्टडी these 6 principles, apply in your life decision में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो, आपकी एनालिटिकल स्किल्स फास्ट हो, एंड देन आपका एथिकल स्टैंडर्ड्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत बेसिकली इफेक्टिव होने चाहिए। और ये इसका फ़ायदा आपको होगा, आपकी फैमिली को होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा, आपके फ्रेंड्स को होगा, और आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। और ज़िंदगी में याद रखिएगा कि credibility, individual credibility is very important. Organizational credibility is important, but individual credibility is more important than the organizational credibility. So ये 6 standards जो हैं वो आपको बेसिकली याद करने हैं, समझने हैं। याद भी मैं ये नहीं कहूँगा याद करने, आपको समझ के अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करने। ये अगर 6 असूल अगर आप समझ लें और अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करें, तो आपके 80% मसाइल, मैं समझता हूँ 80 to 90% मसाइल जो है ज़िंदगी के, वो हल हो जाएंगे। सो आई होप दैट आप लोगों ने ये समझा और समझ आया, आप लोगों को समझ आया। यस, थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि आप लोग इस पे अमल भी करेंगे, और सिर्फ ये आप इसलिए नहीं इसको समझें या पढ़ें कि ये आपके कोर्स का कोई हिस्सा है, ये आप बेसिकली इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग अप्लाई कर चुके हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने हमें बताया है। और ये वो असूल हैं, अगर हम एथिक्स को बेसिकली मैनेज कर लें और अप्लाई कर लें और समझ लें क्या हम कर रहे हैं, तो हम जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो व्हाट आई बिलीव इन दैट, इसको सिर्फ इस तरह ना आप समझें कि या आपने कोई एग्ज़ाम देना है या आपने पढ़ना है इसलिए को रट्टा मारना है। प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, इसको समझ लें, और समझने के बाद आप इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें, और चेंज जो है वो आप फील करेंगे। सो मूविंग अहेड, सो students, our next topic is human resource systems. और ये human resource systems is basically we know that this is 5 P's and 1 S. और इसमें जो 5 P's हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें human resource philosophy है, human resource policies है, human resource processes हैं, human resource practices हैं, और human resource basically programs हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स बेसिकली इसमें ह्यूमन रिसोर्स फिलोसफीज, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम? सो अब अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज क्या होते हैं, करंट इश्यूज क्या हैं, फिर हमने डिस्कस कर ली केस स्टडीज को, एथिक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आ गए हैं ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में, और ये बेसिकली जो है सिस्टम, दिस इज बेसिकली नोन एज द सॉफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे आपकी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आपकी ऑपरेट करती है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। सो एज वी discussed that human resource management operates through human resource systems, and it is illustrated in the figure जो आगे हम basically discuss करेंगे। I'll show you the complete figure, उसके अंदर पूरे process को explain किया गया है, और ये basically बड़े coherent way में ये जेलन करती हैं ये 6 चीज़ें। और इन 6 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो that is human resource philosophy. What is human resource philosophy? Basically describing the overarching values and guiding principles adopted in managing people. तो ये हमने पिछले से पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसको हमने देखा था, लेकिन मैं आपको रिवाइज दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि अब हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे, इसके हर इंग्रेडिएंट को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सो जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स फिलोसफी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज जो वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस डायरेक्शन में उन्होंने जाना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन स्ट्रैटेजी कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करना है, किस तरफ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, किस लेवल पे लेके जाना है। सो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है। सो ह्यूमन रिसोर्स फिलोसफी के बाद ह्यूमन स्ट्रैटेजी आती है और स्ट्रैटेजी बेसिकली गिव द डायरेक्शन टू द ह्यूमन रिसोर्स। फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज आ जाती हैं। एंड व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज? बेसिकली दीज आर द पॉलिसीज जो कि डिफाइन करी गाइडलाइंस हैं। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस जो कि डिफाइन करती हैं आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी स्ट्रैटेजीज जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं, अप्लाई होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं स्पेसिफिक जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया में। तो ये तमाम वैल्यूज, प्रिंसिपल, स्ट्रैटेजीज जो कि अप्लाई होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं इन ह्यूमन रिसोर्स एरिया, दोज आर दी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। मूविंग अहेड, human resource processes basically these consists of formal procedures and methods। जो आपके फॉर्मल प्रोसीजर और मेथड्स होते हैं कि जो आप ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स को अफेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्लान्स को जब आप इफेक्टिव तौर पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन मेथड्स ये उन फॉर्मल जो प्रोसीजर्स और मेथड्स होते हैं उनके थ्रू ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उनको हम HR प्रोसेसेस कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस आ जाती हैं और बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस इनफॉर्मल अप्रोचेस हैं व्हेन दे आर यूज्ड टू मैनेज पीपल। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया भी था कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं बड़ी इफेक्टिव होती हैं। जो इनफॉर्मल वेज ऑफ हैंडलिंग पीपल आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई वॉलेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको एक लेटर आ जाता है, एक वार्निंग आ जाती है, द लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपेंस। वेयर हैज जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस होती हैं इनफॉर्मल वे में, अगर आप किसी से वो गलती हो गई है, कोई प्रॉब्लम है उसका, आप इनफॉर्मल वे में उसे बात करते हैं, उसको बुलाते हैं ओवर अ कप ऑफ टी, उसको लंच पे ले जाते हैं बाहर, उसके साथ बैठ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ द इशू। फॉर एग्जांपल एक कोई लेट आता है, रोज़ाना लेट आता है, उसकी हैचुअल लेट कमर, अब आपने उसको ठीक करना है, वो परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, अगर बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन वो लेट आता है, उसका एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को अगर आप रोजाना उसको लेट कमिंग लेटर देंगे, उसकी तनख्वाह काटेंगे, उसको एब्सेंट मार्क करेंगे, वो एक अजीब इशू क्रिएट हो जाता है, एक इल विल क्रिएट हो जाती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। तो अगर आप उसको बिठाएं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के पास, उससे बात करें, उसका प्रॉब्लम पहले तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम क्या वो सुबह लेट उठता है, क्या उसका ट्रांसपोर्ट का मसला है, क्या व्हाट द इशू इज, देयर मस्ट बी सम इशू, या वो हैबिचुअल है, वो कर ही नहीं सकता। और जो हैबिचुअल होते हैं वो आई थिंक 5% लोग होते हैं, 95% इश्यूज प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको प्रॉब्लम्स को अगर आप रिजॉल्व कर लें तो 95% प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो इनफॉर्मल HR प्रैक्टिसेस होती हैं वो बड़ी इफेक्टिवली मैनेज होती हैं और वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं इन रिफॉर्मिंग द ह्यूमन रिसोर्स और इन इंक्रीजिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। और अल्टीमेटली जब प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स की बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। So it's basically the bottom line is the profit maximization. और HR programs क्या हैं? HR programs basically they are the HR strategies and policies and practices to be implemented according to plan. So basically ये जो जितनी भी आपकी HR practices हैं, HR strategies हैं, HR policies हैं, ये जब implement होती हैं according to a strategic plan तो इनको हम human resource प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स का, जिसमें आपकी फिलॉसफी है, जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस हैं, जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं, जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं
और जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स है. सो दिस ऑल in basically nutshell makes the human resource system, जिसको हम 5 P's and 1 S भी कहते हैं. ठीक है, 5 P's and 1 S of the human resource system. So moving ahead, the concept of human resource management. तो ये एक बेसिकली अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये एक पूरा डायग्राम है जो कि पूरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, और हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे, इसको हम डिटेल में एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन तमाम ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को आपको समझ आ जाए, उसके एक एक इंग्रेडिएंट्स की समझ आ जाए. उसके बाद फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द एम्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर हम स्ट्रेटजी पे चले जाएंगे और फिर हम स्ट्रेटजी को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. तो अब ये बेसिकली इन कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ व्हाट विल बी डूइंग इज विल आल्सो बी डिस्कसिंग द केस स्टडीज. तो फिलहाल हम इसको इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें, एट द टॉप वी हैव बेसिकली द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसमें हमारे पास उसके बाद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो अंडर चीज आती है, जैसे हमने पहले भी देखा, ह्यूमन रिसोर्स फिलोसफीज. तो ह्यूमन रिसोर्स फिलोसफीज जो हैं वो प्रोवाइड्स द गाइडिंग प्रिंसिपल्स of setting up the strategies, policies, practices, plans, programs under the whole organization. But you need to understand what are the human resource philosophies of the organization, that how the organization want to deal with the human resource, what perspective they have about the human resource management in the organization. So human resource philosophies are very important. उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स. सो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के बाद फिर हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं. और इसके साथ जो पैरेलल दो चीज़ें चलती हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द outside world, contribution of organization towards the society, कि कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ. तो दैट कम्स अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज एन इंडिपेंडेंट area which basically comes parallel to the human resource strategies, policies, processes and practices and programs. और उसके साथ उसके parallel चलता है human capital management. So this is also very important that this is human capital management जो है ये and this is not an independent basically element. This also basically goes down to दी रिसोर्सिंग, और रिसोर्सिंग के बाद फिर बाकी चीज़ें आपकी वर्कफोर्स प्लानिंग में ये इसका इफेक्ट है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में इसका इफेक्ट है, टैलेंट मैनेजमेंट में इसका इफेक्ट है. तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं सारी. सो अब हम देखते हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद HR पॉलिसीज़ की बात करते हैं, और HR पॉलिसीज़ के बाद जब हम स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास 5 मेजर हेड्स नीचे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद रिसोर्सिंग है, उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, देन कम्स द रिवॉर्ड मैनेजमेंट एंड देन द एम्प्लॉय रिलेशनशिप. सो ये सब अंडर आते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज के, पॉलिसीज के, प्रोसेसेस के, प्रैक्टिसेस के एंड प्रोग्राम्स के. और इसके साथ जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, इसके ये इफेक्ट करता है आपको रिसोर्सिंग में. और रिसोर्सिंग में फिर आपको पता है कि जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट में डिटेल में डिस्कस किया कि आपके पास वर्कफोर्स प्लानिंग आती है, रिक्रूटमेंट आती है, और टैलेंट मैनेजमेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट. तो ये सब चीज़ें चलती हैं. और इसमें फिर अगर आप ये देखेंगे कि इसी अम्ब्रेला के अंडर आपके पास ये हेल्थ एंड सेफ्टी
एम्प्लॉय वेलबींग और HR सर्विसेज भी आती हैं। सो अब आपने ये चीज़ें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन आता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आता है और जॉब और रोल डिज़ाइन आता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की हम बात करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और फिर जो डिफरेंट जॉब्स हैं और जो रोल्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। रिसोर्सिंग की बात जब हमने की तो रिसोर्सिंग के अंदर हमने वर्कफोर्स प्लानिंग की बात कर ली, हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात कर ली, टैलेंट मैनेजमेंट की बात कर ली और इसी के पैरेलल आपके साथ आ रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की बात भी बेसिकली इसके अंदर आती है, एम्प्लॉय वेलबींग की बात भी आती है और ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे और HR सर्विसेज की बात आती है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग आ जाती है, इंडिविजुअल लर्निंग आ जाती है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट आ जाती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाती है। अच्छा, ये बेसिकली ये ट्रेनिंग का हिस्सा आ जाते हैं। इसके साथ इसके अंदर बट इट्स बेसिकली कमिंग फ्रॉम द टॉप, ये आ जाती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं और फिर ये इंटरलिंक्ड है। वर्कफोर्स प्लानिंग इंटरलिंक्ड है लर्निंग एंड डेवलपमेंट से और टैलेंट मैनेजमेंट लिंक्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर रिवॉर्ड मैनेजमेंट में हमारे पास बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन एंड मार्केट सर्वे, ये हमने बेसिकली जब हमने कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिस्कस किया था तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे इस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जॉब इवैल्यूएशन हम करें, मार्केट सर्वे करें, फिर ग्रेड एंड पे स्ट्रक्चर्स ये हमें इसको देखना है, फिर कॉन्टीजेंट पे है और ये बेसिकली ऑल्सो लिंक्स विद द मैनेजमेंट डेवलपमेंट और फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। तो ये आपकी रिवॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है और फिर लास्टली आपकी एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर आपके पास इंडस्ट्री रिलेशनशिप आ जाता है, एम्प्लॉय वॉइस आ जाता है और कम्युनिकेशन आ जाता है। तो ये बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसको हम बेसिकली आज के लेक्चर के लिए ये हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल बेसिकली गो अबाउट इट, इसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम इसको लेके आगे चलेंगे। सो today we have completed our fifth lecture and I hope that you are now understanding and comprehending the basic concepts of human resource and how strategic elements are involved और हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम इसको देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ भी आएंगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी आज हमने पढ़ा इसको रिवाइज़ करें, इसको रिव्यू करें, कि स्टडीज़ को देखें, अपने इर्द गिर्द बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स को देखें, डिफरेंट गूगल पे जाएं, चीज़ों टर्मिनोलॉजी समझना है उनको सर्च करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, टाइम इज़ मनी एंड गया हुआ वक्त कभी वापस हाथ नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी में एक अपना मकसद बनाएं कि आपने मेहनत करनी है, फोकस करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और दुनिया की कोई ताकत, अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से नहीं रोक सकती। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर इमरान गजनवी को इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।